ये क्या है, आज आज अपन शुरू करने जा रहे हैं जो अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाई क्यू की जो सीरीज़ चल रही थी उसका पार्ट सेकंड। जिसने पार्ट फर्स्ट पहले नहीं देखा वो पहले देख के आओ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आज अपन क्या करेंगे, इसका पार्ट टू, पार्ट सेकंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और पीवाई क्यू देख रहे हैं अपन बोर्ड के? हाँ सर। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम सुझाइए। सॉरी 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 किन्हीं किन्हीं दो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव दीजिए। क्या देने हैं? केवल सुझाव देने हैं। अगर केवल सुझाव नहीं देने के लिए आता, मतलब कि केवल सुझाव देने के लिए नहीं आता, तो अपन क्या करते हैं, इसका वर्णन भी करते हैं। पर इसमें क्या कहा है, केवल सुझाव दीजिए। तो अपन क्या क्या कहेंगे, एक तो पवन ऊर्जा और एक सौर ऊर्जा। और आप कौन सी भी और कौन से भी और उदाहरण दे सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। मैंने ये दो उदाहरण दिए। अब परीक्षा में तो आपको केवल ये उदाहरण ही लिखने हैं, पर अब ये तो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, इनका थोड़ा वर्णन भी कर देते हैं, ताकि वर्णन करने के लिए आए तो भी अपन कर सकते हैं। जो पवन ऊर्जा होती है, सबसे पहले तो ये अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। हाँ सर है। और अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। हाँ सर है। और ये क्या करती है, वायु वायु से वायु से बिजली 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 मतलब कि वायु वायु के द्वारा क्या बनाती है, बिजली। बिजली वायु के द्वारा बिजली बनाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा भी अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और ये सौर सौर किरणों, ये सौर किरणों के द्वारा बिजली बनाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और सोलर सौर ऊर्जा बनाने के लिए सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। और देखो, सौर ऊर्जा बनाने के लिए सोलर पैनल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल पे न सोलर पैनल सोलर पैनल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और वायु वायु या पवन ऊर्जा बनाने के लिए पवन चक्की का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पवन चक्की पवन चक्की कहते हैं। हाँ, पवन चक्की का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और पवन चक्की का मतलब कि सर्वाधिक का है राजस्थान, मतलब सर्वाधिक संभावना का है राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान, गुजरात। और जो सोलर सोलर या सौर सोलर 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 ऊर्जा सॉरी, इसमें मैंने क्या बोल दिया, कुछ गलत तो नहीं बोला? मतलब कि पवन, जो राजस्थान और गुजरात है, वहाँ पर पवन पवन ऊर्जा बनाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और सौर ऊर्जा बनाने की संभावनाएं भी राजस्थान और गुजरात में ही ज़्यादा है। आप तो ये दो उदाहरण याद रखो, राजस्थान और गुजरात। कोई भी आए, मतलब दोनों में से, मतलब कि ये मतलब कि पवन ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, आपको क्या करना है, राजस्थान गुजरात ही करना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। दोनों में मतलब एक जैसे उदाहरण देंगे तो क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। राजस्थान में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, गुजरात में भी गर्मी पड़ती है। और इससे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ, सौर ऊर्जा तो होगी। और यहाँ पर पवन चक्की भी है, ये भी समझ लेना। मतलब कि यहाँ पर सौर ऊर्जा की भी ज़्यादा संभावना है और पवन ऊर्जा की भी ज़्यादा संभावना है। अब आप क्या कहते हैं, द्विपक्षीय व्यापार एवं बहुपक्षीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्विपक्षीय व्यापार, ये देखो यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार में क्या होता है, द्विपक्षीय, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्विपक्ष मतलब दो पक्ष होने चाहिए। दो पक्ष होने चाहिए। हाँ सर, दो पक्ष होने चाहिए। द्विपक्षीय मतलब दो पक्ष, मतलब दो देश आपस में व्यापार करें, उसे क्या कहते हैं, द्विपक्षीय व्यापार। दो देश आपस में व्यापार करें, उसे क्या कहते हैं, द्विपक्षीय व्यापार। और बहुपक्षीय व्यापार, इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक देश क्या करते हैं, आपस में व्यापार करते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब नेक्स्ट, तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए किस साधन का चयन करोगे और क्यों? पाइपलाइन का चयन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको लिखा है कि पाइपलाइन का उपयोग किसमें होता है, तरल तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन में। क्यों? क्योंकि मतलब कि ये सबसे सबसे सुगम, मतलब कि सबसे अच्छा, क्योंकि ये सबसे सबसे अच्छा 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 साधन है, और इसमें जो खर्च है, खर्च भी कम होगा और सुविधाजनक भी है। और आप दो तीन और लिख लेना। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। हाँ, आवधिक बाजार किसे कहते हैं? आवधिक बाजार, जैसे कि मैं कुछ नाम लिखता हूँ, देखो, साप्ताहिक साप्ताहिक बाजार, साप्ताहिक बाजार, वार्षिक साप्ताहिक बाजार, वार्षिक बाजार, और ये दोनों नाम लिखे मैंने। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, वार्षिक बाजार मतलब, और लिखता हूँ, देखो, अर्ध अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक बाजार। देखो, साप्ताहिक बाजार का मतलब क्या होता है, सप्ताह में एक बार लगने वाला बाजार। वार्षिक बाजार, वर्ष में एक बार लगने वाला बाजार। अर्धवार्षिक मतलब आधे वर्ष में लगने वाला बाजार, मतलब 6 महीने में लगने वाला बाजार। मतलब कि ये सब बाजार है, एक अवधि के बाद लग रहे हैं। जैसे कि साप्ताहिक बाजार है, वो हर हर 7 दिन के बाद लग रहा है, इसलिए साप्ताहिक हो गया। वार्षिक बाजार हर वर्ष के बाद लग रहा है, तो वार्षिक हो गया। अर्धवार्षिक, आधे वर्ष में, हर आधे वर्ष में लगने वाला बाजार क्या हो गया, वो अर्धवार्षिक बाजार। इसी प्रकार आवधिक बाजार, जो मतलब कि एक अवधि के मध्य लगते हैं, एक अवधि के मध्य या एक अवधि के बाद लगते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये हो गया आपके आवधिक बाजार। मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है? तो वो कौन सी है? रेडिकल 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 विचारधारा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के आयात में वृद्धि के दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। एक तो क्या हो रहा है भारत में, उद्योगों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब कि भारत में क्या हो रहे हैं, नए नए उद्योग खुल रहे हैं। और जो भारत में जो लोग हैं, लोगों का जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर जीवन स्तर में बढ़ोतरी जीवन स्तर में बढ़ोतरी बढ़ोतरी हो रही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। लोगों के जीवन स्तर में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो कार और ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। उसमें पेट्रोल ही लगता है, हाँ सर, पेट्रोल ही लगता है। इसीलिए भी पेट्रोल का क्या आयात बढ़ रहा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये हो गया आपके। अब आता है आपके जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मतलब कि जल प्रदूषण निवारण के दो उपाय बताइए। कितने उपाय बताने हैं? दो उपाय बताने हैं। कि दो उपाय मतलब कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। जैसे कि ये देखो, ये आपको उदाहरण दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है, फैक्ट्रियों और उद्योगों से जो मतलब कि गंदा पानी निकल रहा है, वो नदी में या मतलब कि साफ जल में डाल दिया, तो क्या हुआ, जल प्रदूषण हो गया। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आप लिख सकते हो कि उद्योगों से जो खराब या मतलब कि जो रासायन युक्त या मतलब कि अलग अलग पदार्थ युक्त जो पानी निकलता है, उसको मतलब कि साफ जल में नहीं डालना चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। उद्योगों का पानी साफ जल में नहीं डालना चाहिए। एक तो उपाय ये हो गया, और एक उपाय आप कमेंट में बता दो। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले दो भौतिक कारकों के नाम लिखिए। कौन से कारक लिखने हैं? भौतिक कारक।
तो भौतिक कौन कौन से हैं? देखो मैं भौतिक और आर्थिक दोनों बता देता हूँ। और एक कौन सा कारण है जो मैं नहीं बताया? सॉरी, कारण नहीं, कारक 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 है जो मैंने नहीं बताया, वो आप कमेंट कर दो। भौतिक और आर्थिक ये दो ही तो मैं बता देता हूँ। देखो एक तो जल की उपलब्धता, मृदा और जल उपलब्धता, मृदा और ये और ये हो गया आपके मृदा हो गया। फिर आ गया आपके जलवायु, कि वहाँ की जलवायु कैसी है, मतलब कि विषम जलवायु तो नहीं है। विषम मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा ही गर्मी या ज़्यादा ही ठंड, ठंड मतलब कि ज़्यादा ही ठंड हो या ज़्यादा ही गर्मी हो, उसे अपन क्या कहते हैं? विषम जलवायु। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये हो गया। और भू आकृतिक कारक, भू आकृति, भू आकृति समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जैसे कि पहाड़ों पर जनसंख्या क्या होती है? कम होती है, तो वो भू आकृतिक कारक है। समझ में आ गया? और आर्थिक कारक में आते हैं अपने तीन, कौन कौन से? खनिज, औद्योगिकरण, 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 औद्योगिकरण के कारण जापान 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 का कोबे ओसाका, कोबे कोबे ओसाका, कोबे ओसाका, कोबे ओसाका और कोबे ओसाका जो शहर है उसमें क्या हो गई? जनसंख्या ज़्यादा हो गई। ये शायद तक मैंने सही लिखा गलत लिखा एक बार देख लेना, एक बार देख लेना, आप ही लिख लेना। कोबे ओसाका शहर जो जापान का है, कहाँ का है? जापान। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी कार्यशील जनसंख्या को कितने संवर्गों में बांटा है? किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो कितने संवर्गों में बांटा है श्रमजीवी कार्यशील जनसंख्या को? कितने वर्गों में बांटा है? तो ये आपके तीन तीन वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? तीन वर्गों में बांटा है। एक एक आपके श्रमजीवी कार्यशील जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा है? ये क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। तीन है चार, एक बार देखना पड़ेगा। सही तक चार हैं, ये अपन बाद में करेंगे। ये विस्तृत विस्तृत एमसीक्यूज कर ले पहले। ये रहा, धात्विक खनिज है, मतलब कि इनमें से धात्विक खनिज कौन सा है? ग्रेफाइट, माइका, तांबा और पेट्रोलियम। तो सिंपल है, कौन सा है? तांबा। यहाँ पर दिख भी गया होगा आपको। और और जो माइका है, माइका माइका का एक और नाम क्या है? अभ्रक। और मैं आपको पूरे पूरे खनिज पूरे ही करवा देता हूँ। देखो एक एक मिनट का काम है बस। ये देखो खनिज, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक धात्विक एक अधात्विक। धात्विक, अधात्विक, धात्विक और अधात्विक। जो धात्विक है वापिस दो प्रकार के होते हैं, और अधात्विक भी, अधात्विक तो अधात्विक ही होते हैं। धात्विक वापिस दो प्रकार के होते हैं, लोह और एक अलोह। हाँ, तो एक धात्विक होता है लोह और एक अलोह। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब लोह के उदाहरण कौन कौन से और अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं? लोह धात्विक में तो आता है आपकी एक लोहा और मैग्नीज। कौन कौन से आते हैं? लोहा, मैग्नीज, मैग्नीज। और अलोह में आते हैं आपके आपके कौन कौन से? तांबा, बॉक्साइट, तांबा, बॉक्साइट। या महिलाओं के आभूषण, मतलब महिलाओं के आभूषण मतलब कि महिलाओं के आभूषण किन किन से बनते हैं? सोना, चांदी और प्लेटिनम, प्लेटिनम। और अधात्विक में आपने 10वीं में पढ़ा होगा जो
टूट जाए, मतलब कि भंगुर भंगुर मतलब कि जो भंगुर मतलब कि जो टूट जाते हो, मतलब कि ये टूट नहीं सकते, ये आप मतलब कि गल सकते हैं पर टूट नहीं सकते। कौन से? धात्विक। परंतु जो अधात्विक होते हैं वो क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं। परंतु इसमें एक उदाहरण है, कौन सा? हीरा। और हीरा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के पन्ना में। कहाँ मिलता है? पन्ना में। पन्ना, एमपी। तो पन्ने के पास क्या है? हीरा है भाई साहब। और पन्ना, पन्ने के पास हीरा है। और एक वाह, चलो ये एक ही याद कर लो आप तो। पन्ने के पास क्या है? हीरा है। और अधात्विक में एक हीरा आता है, एक अभ्रक आता है, और और बॉक्साइड, ये सब चीज़ें आती हैं। सॉरी, बॉक्साइड तो इसमें आता है ना। हाँ, तो हीरा आता है और अभ्रक आता है। बस ये दो तीन उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं। और चूना पत्थर ये आते हैं, समझ में आ गया? अब आता है आपके, वापिस कहाँ गया? ये रहा। पहले हम सीक्वेंस कर लें। अब आता है आपके, अब आप क्या आता है? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। तो एमसीक्यूज ये रहा। मुंबई पतन के दबाव, दबाव, ये दबाव है। ये क्या है? दबाव। क्या है? दबाव। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुसंगी अनुसंगी पतन का निर्माण किया गया है? तो किसका निर्माण किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का है, मुंबई में है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। मुंबई पतन के पास है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। और ये जो विशेषता लिखी हुई है ये आप जरूर याद करना, कि मुंबई मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया है? मुंबई पतन का। और इसका एक और नाम है नहावा शेवा। नहावा शेवा, क्या नाम है इसका? नावा। तो क्या नाम था इसका? नावा शेवा। एक और क्या नाम है इसका? नावा शेवा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और इधर देखो, ये रहा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और इस पे आपको अधिकतर क्या दिख रहा है? अधिकतर आपको कंटेनर दिख रहे हैं। हाँ सर, कंटेनर दिख रहे हैं। तो इसे कंटेनर 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 मतलब कि ये क्या है? जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा क्या है? कंटेनर कंटेनर पोर्ट है। क्या है? सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। पोर्ट मतलब पतन, पतन मतलब पोर्ट। तो ये क्या है आपके? सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। ये आप ध्यान रखना। ये आपके मतलब कि ये वाला पहले पूछ लिया, ये वाला क्वेश्चन पहले पहले पूछ लिया। और अब ये पूछ सकता है, ये मतलब कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नाहवा शेवा है। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन आगे। तो पहले एमसीक्यूज देखने थे। हाँ, ये रहा। ये आ गया जल क्रांति का, जल क्रांति अभियान। ये आपको कराया हुआ है पूरा। समझ में आ गया? लेक्चर देखो जिसने नहीं देखे हैं, बहुत एकदम सिंपल में बताया हुआ है। सारे सन भी मैंने याद करवाए, सन और सब सब चीज़ें याद करवाई है भाई साहब। यूँ ही मतलब आपके ऊपर नहीं छोड़ा। भारत सरकार जैसे मैंने याद की थी वैसे ही आपको कराई है। भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान, ये क्या है? अभियान है, अभियान चलाया, जल क्रांति अभियान। पर्यावरण बचाओ। देखो, आपको ये नहीं आता है क्वेश्चन, ये आपको मतलब कि नहीं आता है, तो भी आप क्वेश्चन कैसे निकालोगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण को बचाने की बात है। इसमें भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? मतलब कि जल से रिलेटेड जल से रिलेटेड प्रोग्राम या अभियान होना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और पानी बचाओ, हाँ ये हो सकता है, बताओ, ये हो सकता है, पानी बचाओ हो सकता है। और नीरू मीरू, नीरू मीरू तो आपको पता है ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का जल संवर्धन कार्यक्रम है। अब आप पानी बचाओ और जल क्रांति, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पानी बचाओ
ये तो अपन की किताब में अपन ने पढ़ा ही नहीं है। क्या नहीं किया है, पढ़ा ही नहीं है, तो कौन सा होगा? जल क्रांति। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। आपको पता नहीं है कि जल क्रांति में मतलब कि जल क्रांति में आपको मतलब कि जल क्रांति अभियान क्यों चलाया गया है, आपको पता नहीं है, पर आपको पता है कि हाँ जल क्रांति पढ़ा है और पानी बचाओ नहीं पढ़ा है, तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक तो नीर उम्मीद हो गया, और कल मैंने हरियाली भी बताया था। हरियाली 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 किसके द्वारा चलाया गया है? केंद्र सरकार। किसके द्वारा चलाया गया है? केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। और एक और है अरवरी संसद। ये पूछ सकता है इस बार, या तो नीरू मीरू या अरवरी संसद, क्योंकि हरियाली तो पहले पूछ लिया और जल क्रांति भी पहले पूछ लिया। अरवरी संसद कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान के अलवर में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? जो अपने बॉक्साइड है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और जो लोहा है, लोहा क्या है? लोह धात्विक खनिज। जैसे क्या है? क्या है? लोह लोह धात्विक। लोह धात्विक है। और बॉक्साइड, बॉक्साइड क्या है? बॉक्साइड भी बॉक्साइड क्या है? अलोह धात्विक खनिज है। क्या है? अलोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिज। क्या है? अलोह धात्विक खनिज। क्या बता इस बार? ये पूछा इस बार, ये पूछ ले क्या है? अलोह धात्विक खनिज है। और जो मैग्नीज है, मैग्नीज भी क्या है? मैग्नीज क्या है? मैग्नीज भी लोह धात्विक खनिज है। क्या है? लोह धात्विक खनिज। और सोना क्या है? सोना मैंने बताया था महिलाओं के आभूषण। महिलाओं के आभूषण किसके होते हैं? सोने के भी होते हैं, प्लस चांदी के होते हैं, और प्लस प्लेटिनम। प्लेटिनम के होते हैं। और एक आप तांबे के भी पहना लो बोली। तांबा मतलब कि याद करने के लिए सिर्फ तांबा भी ले लो। तो ये सब किस में आते हैं? अलोह धात्विक खनिज में। अलोह धात्विक अलोह धात्विक खनिज किस में आते हैं? अलोह धात्विक खनिज में। और ये देखो आपके एक जो ये बॉक्साइड होता है, जो बॉक्साइड किस धातु का अयस्क होता है? अयस्क मतलब क्या होता है? अयस्क मतलब कि यहाँ पे लिखता हूँ देखो, अयस्क मतलब क्या होता है? जिस कच्ची धातु धातु से मतलब कि क्या होती है, जो खनिज होता है अपना, खनिज जो मतलब कि खनिज का मतलब कि जैसे कि एक पत्थर है। क्या है? मतलब कि कैसे समझाऊँ, देखो जैसे कि ये पूरा पत्थर है, ये किसका है? बॉक्साइड का। ये पूरा क्या है? बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। परंतु जो इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या होगा? बहुत कम कम होगा, इतना सा, इतना सा, इतना सा, इतना सा। इसको क्या मशीनों के द्वारा अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा क्या किया जाएगा? इससे जो ये एल्यूमिनियम है वो निकाला जाएगा। समझ में आया? मतलब कि जो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है वो उससे क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। बॉक्साइड क्या होता है? मतलब कि क्या यार अशुद्ध अशुद्ध, हाँ अशुद्ध अशुद्धियों को दूर किया जाता है। मतलब कि जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मतलब कि अशुद्धियों, एल्यूमिनियम से अशुद्धियों को दूर किया जाएगा। हाँ सर, दूर किया जाएगा। फिर पूरा मतलब कि अच्छा एल्यूमिनियम मिलेगा। जितनी जो उसमें अशुद्धियाँ होती है उसको क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। और अयस्क क्या होता है? ये मैंने आपको बता दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो कौन सा संगठन करता है? सीमा सड़क संगठन। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये हो गया। और अब एनएचआई के बारे में बता देते हैं। नेशनल राष्ट्रीय महामार्ग संगठन। राष्ट्रीय महामार्ग संगठन को क्या कहते हैं? NHAI। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। यह क्या करती है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करती है। क्या करती है? राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करती है। और दो दो इम्पोर्टेंट आपकी किताब में दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है अपने,
एक दिया हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज। आपको ये पूछ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब कि किसके द्वारा चलाई, मतलब कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसमें मतलब कि वो किसके, मतलब कि उसमें जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मतलब कि किस संगठन के अंदर आती है, तो NHI के अंदर। समझ में आ गया, स्वर्ण में आ गया सर। स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज चतुर्भुज। और एक आते हैं अपने, दो गलियारे आते हैं, कौन कौन से? उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व गलियारा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो ये दो गलियारे आते हैं, ये हो गया आपके। हाँ सर, ये हो गया। और अपने MCQ ये आपके MCQ क्या हो गए, ख़त्म हो गए। आपको तो ये तक की करे वरना और करें, बहुत है आज के लिए। हाँ सर बहुत हैं। तो ये आपकी क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। अगली वीडियो में अपन क्या देखेंगे, जो मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और 1 बजे 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। वो आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गया। क्या? वो मैंने कल नहीं कहा था कि सूखा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, उसकी ट्रिक। सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम, देखो मैं सूखा ही लिख रहा हूँ वो पूरा आप समझ जाना। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और एक पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। पर्वतीय में क्या आ रहा है, प आ रहा है। प मतलब 5, प मतलब प से पर्वतीय, प से 5 5। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, 5वीं। और सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, 4थी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो इस ट्रिक में आप मतलब कि ये जो 4 हैं, आप इस प का 4 मत बनाना। क्या नहीं बनाओगे, 4 नहीं बनाना है। इस प का क्या करना है, प बनाना है प को क्या रहने देना है, प ही रहने देना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। प का क्या रहने देना है, प ही रहने देना है। 5। सिंपल है, सिंपल है। थैंक यू।